स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली जो न्यूक्लियस है वो कब डिस्कवर हुआ, न्यूक्लियस के अंदर कौन-कौन से पार्टिकल्स मौजूद हैं और किस तरीके से उसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो फ्रॉम लेट्स गेट सम हिस्ट्री कि बेसिकली क्या हुआ था कि आपके पास जो एटम है उसके बहुत सारे जो हैं आपको मॉडल्स जो हैं वो प्रेजेंट किए गए थे। आई होप सो आपने अपना मॉडर्न फिजिक्स 2 के कोर्स में ये पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले थॉमसन ने एक 1898 में प्रेजेंट किया था हाइपोथेसिस और उन्होंने कहा था कि एक आपके पास प्लम पुडिंग मॉडल है जिसके अकॉर्डिंगली ऐसे है कि आपके पास एक स्फीयर है जिसमें पॉजिटिव चार्जेस जो है ना वो मौजूद है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एम्बेडेड है। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई पुडिंग होती है, ये जिस तरीके से आप के पास पुडिंग में फ्रूट या फ्रूट केक होता है जिसके अंदर आपके पास फ्रूट जो है वो एम्बेडेड होते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसमें एम्बेडेड है और जो मास है इस एटम का इट इज़ ड्यू टू द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन से हैवियर होते हैं। लेकिन ये जो मॉडल था एटॉमिक मॉडल इट गॉट फेल्ड और 1911 में रदरफोर्ड ने एक जो न्यू मॉडल था वो प्रेजेंट किया और उस मॉडल के अकॉर्डिंगली क्या हुआ कि उन्होंने एक आपके पास मटेरियल लिया जिंक सल्फाइड का और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स जो हैं उसकी बीम उसको फॉल करवाया और ये जो अल्फा पार्टिकल की बीम थी जब गई है तो इसके वजह से हुआ क्या है प्रोसेस स्कैटरिंग का। स्कैटरिंग प्रोसेस क्या होता है जिसमें आपके पास दो पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट इस तरह नहीं करते कि कोलाइड करें, बल्कि क्या होता है कि विदाउट कोलिजन पार्टिकल्स जो है वो गुजर जाते हैं जैसे आपको ये नजर आ रही है फिगर। इसमें ये देखें कि ये एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन थी जिसके ऊपर से अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो गुजर रहे थे। तो कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो राइट साइड पे बेंड हो गए, कुछ लेफ्ट पे हो गए, कुछ बैक स्कैटर हो गए। ये जो बेंडिंग है ये कहलाती है स्कैटरिंग। तो यहाँ पर इस तरीके से स्कैटरिंग स्टार्ट हो गई। तो उसके बाद उन्होंने अपने इस मॉडल से जो कंक्लूजन निकाला, उन्होंने ये निकाला कि ज़्यादातर जो भई एटम का हिस्सा है ना, वो खाली है, क्योंकि वहाँ से जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, वो सीधे गुज़र गए हैं। कुछ पोर्शन जो है, वहाँ से अलबत्ता जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, दे गॉट बैक। मतलब उन्होंने ये गोल्ड का मटेरियल लिया हुआ था, जिसमें से ये फॉल करवाया था और सामने ज़िंक सल्फाइड स्क्रीन पड़ी हुई थी और स स्क्रीन जो थी, क्या हुआ, वो डेवलप हो गई, जो पार्टिकल्स उसके ऊपर जाके टकराए हैं। तो इस प्रोसेस में अल्फा पार्टिकल आपके पास एक ऐसे पार्टिकल्स हैं जिसमें जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और अगर आप ये देखें तो उसके अंदर 2 ही होते हैं प्रोटॉन और 2 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो अब हुआ क्या कि अल्फा पार्टिकल्स जो हैं जब इस 4 into 10⁻6 मीटर थिक गोल्ड फॉइल के पास से गुजरे हैं, तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि वो डिफ्लेक्टेड हो गए लार्ज एंगल्स पर और कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो गए। तो जो रिजल्ट्स इस एक्सपेरिमेंट के आए वो कुछ यूँ थे कि उन्होंने कहा कि जो एटम है उसमें बहुत ज़्यादा लार्ज स्पेस है क्योंकि बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ना वो अनडिफ्लेक्टेड मतलब ये तो बैक डिफ्लेक्ट नहीं हुए सीधे गुजर गए। अम, अच्छा जी। तो अनडिफ्लेक्टेड गुज़र गए हैं। दूसरा ये कि जो एटम है उसके सेंटर में कोई पॉज़िटिव जो मास है या कुछ भी मास है उसका एक बड़ा-सा टुकड़ा मौजूद है। और इसकी वज़ह से क्या हुआ है कि ये जो सेंट्रली पॉज़िटिवली चार्ज पार्टिकल है ना, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने रिपेल किया अल्फ़ा पार्टिकल्स को और अल्फ़ास जो है ना सेंटर से फिर बैक स्कैटर हो गए हैं। ये देखें जैसे ये यहाँ से बैक स्कैटर हुए हैं, डिफ्लेक्ट हुए हैं सेंटर से, क्योंकि सेंटर में एक बहुत बड़ा लंप है पॉज़िटिव चार्जेस का। इसी तरीके से थर्ड जो उनका था जैसे कंक्लूजन वो ये था कि जो वॉल्यूम है अ, वो पूरे के पूरे एटम के वॉल्यूम के मुकाबले में बहुत थोड़े से हिस्से पर, थोड़े से वॉल्यूम पर जो हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है ना वो मौजूद है या वो लंप मौजूद है जिसको उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया। और फिर उन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है इसके आउटसाइड बहुत सारे जो है इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स उतने ही हैं जितने के पॉजिटिव न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मौजूद है या पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं और वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने ये बात कही कि ये जो सेंट्रल न्यूक्लियस है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और हर एलिमेंट के लिए जो चार्ज की मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट है।
तो रदरफोर्ड ने जब ये कंक्लूजन्स निकाले तो उसकी बेस के ऊपर ये देखा गया कि जो एटम है उसका जो रेडियस था दैट वाज 10 रेज़ टू पावर -15 मीटर 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर मतलब 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। लेकिन जो उसके अंदर न्यूक्लियस है वो उससे भी छोटा है और उसका जो डायमीटर है 10 की पावर -15 मीटर के बराबर है। तो आम तौर पर हम इसको एंगस्ट्रॉम यूनिट में मेज़र करते हैं क्योंकि ये जो 1 एंगस्ट्रॉम है वो आपके पास 10 की पावर -10 मीटर या 10 की पावर -8 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ये यूनिट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी। अब बात हो रही थी कि आपके पास जो है ना न्यूक्लियस वो मौजूद है। तो 1920 में ये एक बात कंसीडर किया गया कि जो एटम है उसमें पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलके बना हुआ है और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो दूसरे किस्म के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो सब एटॉमिक उनको प्रोटॉन का नाम दिया गया। लेकिन रदरफोर्ड ने की जो भी ऑब्जर्वेशंस थी उसमें एक डिस्क्रिपेंसीज जो है वो कुछ ना कुछ आई क्योंकि क्या हुआ कि एटम अल्फा पार्टिकल्स जो थे उनका जो बिहेवियर था उसके नतीजे में एक तीसरे टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल की प्रेजेंस भी नजर आ रही थी और उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया कि रदरफोर्ड ने कि एक कोई थर्ड टाइप का सब एटॉमिक पार्टिकल भी मौजूद है और जो कि 1932 में एक इंग्लिश फिजिसिस्ट जेम्स चैडविक ने इसको जो है कंफर्म किया और उन्होंने कहा जी कि बेसिकली जब आप एक बेरिलियम फॉयल को बम्बार्ड करते हैं हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल से तो जो रेडिएशन एमिट होती है ना उसके अंदर कोई अनचार्ज पार्टिकल है। तो अनचार्ज पार्टिकल का मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, वो प्रोटॉन भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ अदर पार्टिकल्स और वो जो कोई अदर पार्टिकल्स हैं, उनको फिर चैडविक ने न्यूट्रल पार्टिकल्स को न्यूट्रॉन का नाम दिया और न्यूट्रॉन का मतलब उसने इसको डिराइव किया न्यूट्रल से और उसने कहा कि इनके जो मैसेज हैं वो 1.675 इंटू 10 रेज़ टू -27 केजी के बराबर है, जिसको अगर एटॉमिक मास यूनिट में देखें तो 1.00866 के बराबर होगा। तो ये जो न्यूट्रॉन पार्टिकल्स हैं ये हाईली पेनिट्रेटिंग है और इनकी पेनिट्रेशन पावर जो है इवन अल्फा और बीटा पार्टिकल से भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर तक इवन कंक्रीट में भी पेनिट्रेट कर पाते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा ये जो पार्टिकल्स हैं ये भी एटम के मास में कंट्रीब्यूट करते हैं और जो फिर आपके पास एटॉमिक मास है वो बेसिकली एक सम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। अब एटॉमिक नंबर की जब हम बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या है कि ये जो हमारे पास 3 फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो न्यूक्लियस जो है उसमें 2 उसका जो सारा का सारा मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से मिलके बना हुआ है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो मास ही बहुत कम होता है वैसे भी और दूसरा वो न्यूक्लियस में होते भी नहीं है। तो न्यूक्लियस का जो मास है वो आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड सराउंडिंग स्पेस में मौजूद होते हैं जहाँ वो मूव करते हैं। तो हर जो प्रोटॉन है उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है और यही जो चार्ज है यही बराबर है न्यूक्लियस के चार्ज के और हम ये कह सकते हैं कि जो भी न्यूक्लियस का चार्ज है इट इज ड्यू टू द प्रोटॉन्स। जैसे अगर हम एक हाइड्रोजन की बात करें तो वो हमारे पास उसमें एक प्रोटॉन है उसके न्यूक्लियस में और एक इलेक्ट्रॉन है उसके अराउंड। उसका वॉल्यूम जो है वो बहुत बड़ा होता है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन और दूसरा ये कि क्योंकि उसमें कोई अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस नहीं आती तो ये उसमें कुछ रीजंस हैं। हीलियम एटम में 2 प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में तो इसका जो चार्ज है वो 2 है। तो इन दिस वे हम ये कह सकते हैं कि जो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही आपके पास जो है वो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और उतना ही पॉजिटिविटी उस न्यूक्लियस में हो सकती है। तो ये जो न्यूक्लियर चार्ज है एटम का इट वाज डिटरमाइंड बाय मोज़ले 1914 में। मोज़ले का और भी कोई काम था उसने डिटेक्ट की थी एक्स-रेज़ और एक्स-रेज़ की बेस पे फिर हमने कहते हैं कि उसने जो पीरियोडिक टेबल है उसको अरेंज किया था। तो 1914 में जब वो स्टडी कर रहा था एक्स-रेज़ को जो एमिट हो रही थी उम न्यूक्लियस में से या एटम में से तो उसने ये देखा कि हर जो एलिमेंट में से एक्स-रे एमिट होती है ना उसकी एक डेफिनिट वेवलेंथ है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मोज़ले ने की उसने इन्हीं एक्स-रेज़ की बेस पर इनकी वेवलेंथ की बेस पर जो है एटॉमिक जो टेबल है उसको पीरियोडिक टेबल को उसने अरेंज किया और उसने ये कहा कि बेसिकली क्या होता है कि जैसे-जैसे एटम का वेट इंक्रीज़ होता है ना वैसे-वैसे जो वेवलेंथ है ना वो डिक्रीज़ होती जाती है।
ठीक है जी, एक्स-रे की जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज़ होती है जैसे-जैसे ही एटॉमिक वेट इंक्रीज़ करता है। यानी हाइड्रोजन जो है इट मस्ट हैव द एक्स-रेज़ विद वेरी ग्रेटर वेवलेंथ, और जैसे-जैसे आप हायर एलिमेंट्स की तरफ जाते हैं तो वैसे ही वेवलेंथ जो एक्स-रेज़ की है वो डिक्रीज़ होती जाती है। तो इस बेस पर फिर उसने जो एटॉमिक पीरियोडिक टेबल में जो एटम्स हैं या एलिमेंट्स जो हैं सॉरी, उनको उसने अरेंज किया, और उसने इसको 1 से लेके 105 तक जो है आपके पास मौजूद हैं एटॉमिक नंबर वाले। तो किस तरीके से ये हुआ कि एक-एक उसमें इंक्रीज़ होता जा रहा था पॉज़िटिव चार्ज, यानी उसमें प्रोटॉन एक-एक बढ़ता जा रहा था, और उसकी बेसिस पर जो एक्स-रेज़ हैं उनकी वेवलेंथ डिक्रीज़ होती जा रही थी, और इन दिस वे उसने पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल जो है अरेंज कर लिया उस वक़्त के जितने नॉन एलिमेंट्स थे उनके हिसाब से। तो ये इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि बेसिकली किस तरीके से उसने ये पीरियोडिक टेबल जो है वो उसको अरेंज किया था। अच्छा जी। अब हाइड्रोजन को उसने 1 नंबर दे दिया क्योंकि उसमें जो एक्स-रेज़ एमिट आउट हो रही थी, उनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा थी। आहिस्ता-आहिस्ता वो वेवलेंथ डिक्रीज़ होती रही है। तो फिर उसने क्या किया कि नंबर ऑफ पॉज़िटिव चार्जेस भी इंक्रीज़ हो रहे थे, वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज़ हो रही थी। तो फाइनली उन्होंने क्या किया कि इसकी बेस के ऊपर सारा पीरियोडिक टेबल जो है वो अरेंज कर लिया गया। तो मैथमेटिकली अगर हम देखें तो दिस इज़ लाइक कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस में है और उतने ही होते हैं जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से बाहर मौजूद होते हैं। तो हाइड्रोजन जो है उसको हमने 1 नंबर दिया क्योंकि उसमें एक ही प्रोटॉन है और एक ही न्यूट्रॉन है। फिर नाइट्रोजन में जिस तरह अगर उसका 7 है नंबर एटॉमिक नंबर, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर 7 प्रोटॉन है। सोडियम का अगर 11 है तो उसमें 11 प्रोटॉन है और उसको टेबल में भी 11 नंबर पे रखा गया है। इसी तरीके से यूरेनियम जो है अगर उसका लिस्ट में नंबर 92 है तो वो इस वजह से है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 92 है, यानी उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 92। तो इस तरीके से करते हुए तकरीबन 105 एटॉमिक नंबर तक जो मौजूद हैं एलिमेंट्स वो आ गए, और यही जो एटॉमिक नंबर होता है इसका या प्रोटॉन नंबर जो होता है, दिस इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एटम। यही इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को जिसको कहना चाहिए ना गवर्न करता है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, उनको डिसाइड किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रोटॉन नंबर। यानी कि देखिए अगर आपके पास जो प्रोटॉन नंबर है, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन्स की आप ये पढ़ चुके हुए हैं कि शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी जो है वो बेसिकली डिसाइड करती है कि उसकी कैसी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे एटॉमिक नंबर की, तो ऑब्वियसली इसमें बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर जो आ जाता है वो ये रहता है कि जब आपके पास कहीं पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है या प्रोटॉन मौजूद है तो दे मस्ट हैव द चार्जेस, और जब चार्जेस आ जाते हैं तो वहाँ पर फिर हमें हमारे पास जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द चार्जेस, जिसको आप कूलम फोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिस तरीके से हमने अभी बात की है कि जो न्यूक्लियस पूरा का पूरा एटम है उसमें सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं है, और जो उसका बाहर वाला एरिया है उसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो अब एटम की जो बाइंडिंग है ना, दिस इज ड्यू टू द दिस इंटरेक्शन ऑफ दिस चार्जेस, मतलब कि आपके पास सेंट्रल रीजन में पॉजिटिव चार्जेस हैं, जितने पॉजिटिव चार्जेस प्रोटॉन है उतने ही बाहर जो है उनके इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या होता है कि इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान में एक कूलम फोर्स लगना स्टार्ट हो जाती है। कूलम फोर्स क्या होती है, हमने इसको पढ़ चुके हुए हैं आप लोग इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में, कि कूलम्स लॉ आपको ये कहता था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अब अगर यहाँ पर ये सेम चार्जेस होंगे तो देयर विल बी द फोर्स ऑफ रिपल्शन, अगर ऑपोजिट चार्जेस होंगे तो देयर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फाइनली जब आप एक एटम की बात करते हैं तो एटम के सेंटर में मौजूद है पॉजिटिव चार्जेस, उसके सराउंडिंग है इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर नेगेटिव चार्जेस। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे पर लगाते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको आप कूलम्स लॉ से मालूम करें, और फिर आप ये कह रहे हैं कि जितना ज्यादा उसका साइज बढ़ता जा रहा है, जितना वो दूर जाते जा रहे हैं एक दूसरे से, जितने वो एक दूसरे से दूर प्लेस्ड है उतनी ये फोर्स कम, और करीब, इसलिए जो करीब वाले शेल्स होते हैं उसमें जो फोर्स है वो ज्यादा लग रही होती है,
और जो दूर वाले शेल्स होते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम लग रही होती है, दैट्स व्हाई वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे कैन गेट आउट ऑफ द एटम। तो एटम की हद तक तो बात हमें समझ आ रही थी कि दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड ड्यू टू दिस अट्रैक्टिव फोर्स एटम हैज बाइंडिंग। अब इन केस ऑफ न्यूक्लियस वी जस्ट हैव प्रोटॉन्स, और जब हमारे पास सिर्फ प्रोटॉन्स हैं तो ऑल द प्रोटॉन्स हैव द सेम चार्जेस व्हिच इज द पॉजिटिव चार्जेस। तो भाई इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से कैसे न्यूक्लियस जो है वो बाइंड है, देयर मस्ट बी द फोर्स ऑफ रिपल्शन, और इस फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से क्या होना चाहिए, उनको न्यूक्लियस में होना ही नहीं चाहिए। इतनी जो रिपल्शन की फोर्स है वो उनको जो है बाहर निकाल सकती है। लेकिन ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है इसको ओवरकम कौन करता है, इसको ओवरकम करती है न्यूक्लियर फोर्स। क्योंकि आपके पास जो न्यूक्लियस है उसमें न्यूट्रॉन भी मौजूद है, उसमें प्रोटॉन भी मौजूद है। बोथ ऑफ दीज पार्टिकल्स रिजाइड इन द न्यूक्लियस, दैट्स व्हाई यू कैन कॉल इट न्यूक्लियॉन्स। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर जो एक फोर्स है जो बाइंड करके रखती है इन न्यूट्रॉन्स को और इन प्रोटॉन्स को, ये फोर्स है आपके पास न्यूक्लियर फोर्स। और ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये शॉर्ट रेंज है, लेकिन दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो हेल्ड टुगेदर है, दिस इज ड्यू टू द न्यूक्लियर फोर्स। ये न्यूक्लियर फोर्स आती कहाँ से है? ये आती है कि जितने आपके पास न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मौजूद हैं, कुछ उसमें मास होता है आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप के तहत, और वो कन्वर्ट हो जाता है बाइंडिंग एनर्जी में। ये जो बाइंडिंग एनर्जी या जो पैकिंग एनर्जी है, ये न्यूक्लियर फोर्स की रीजन का बाइस बनता है। और ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये स्ट्रॉन्ग शॉर्ट रेंज जरूर होती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है एज कम्पेयर टू कूलम फोर्स। तो फिर क्या होता है, शॉर्ट रेंज की इतनी है कि मतलब 10 की पावर -14 से लेके 10 की पावर -15 मीटर तक जस्ट ही अप्लाई हो सकती है। तो ये फिर क्या करती है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन को ओवरकम कर लेती है। और क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है रिपल्शन की वो हमेशा बहुत कम होती है न्यूक्लियर फोर्स से। तो इन दिस वे जो न्यूक्लियस है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन न्यू प्रोटॉन्स जो है, besides having the positive charges or same charges, they can reside inside the nucleus because nuclear force is there, which is the binding force which provides the binding energy to keep the nucleus packed or binded. तो ये जो आपके पास न्यूट्रॉन की डिस्कवरी है, इसने ये प्रूव की थी प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है उसके अंदर आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही मौजूद है, और इसलिए आप इसको न्यूक्लियॉन्स भी कह रहे हैं। अब अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास यूरेनियम 92 238 एटम मौजूद है, तो यहाँ पर 92 प्रोटॉन्स हैं, और जो ये 238 है ये बेसिकली मास नंबर है विच इज़ द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और अगर आप 238 में से 92 को माइनस करेंगे तो यू विल गेट द न्यूट्रॉन्स। So that the charge on the nucleus is 92 and mass is 238 units. Finally, अगर हम बात करें तो हमारे पास जो एटम है, दिस हैज थ्री काइंड ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल्स। पहला इलेक्ट्रॉन है जो कि नेगेटिवली चार्ज है एंड इट इज मूविंग आउटसाइड द न्यूक्लियस, सराउंडिंग द न्यूक्लियस, और ये मूव कर रहा है यहाँ पर, और इसका जो मास है दिस इज इक्वल टू 1/1837 ऑफ द हाइड्रोजन एटम। Protons are positively charged and they have a unit positive charge, and the masses is approximately equal to the hydrogen atom, and these are residing inside the nucleus. इसी तरीके से न्यूट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन जो है these are also the neutral particles, और इनका जो mass it is slightly greater than the mass of the proton, और न्यूट्रॉन may be nucleus may be considered of made up of proton and neutrons. अब यहाँ से जो हमारे पास नेक्स्ट अराइज होती है चीज़, वो ये है कि जब हम किसी भी बात करते हैं न्यूक्लियस की, और या किसी आप बात कर रहे हैं एटम्स की, तो ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं इसमें दो हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, जो कि आती है एटॉमिक नंबर और मास। एटॉमिक नंबर क्या है कि किसी इसकी बेस पर आप पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को कर सकते हैं डिस्क्राइब। तो अब ये जो आपके पास एटॉमिक नंबर है ये बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों में से एक आप कह सकते हैं। तो यहाँ जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस
tells you that what is the atomic number of the element. और इसी तरीके से जो mass number है, this is the sum of the neutron and proton. This is the entire mass of the atom which is concentrated in the nucleus. तो मैस नंबर जो है आपके पास ये ऑलवेज एक होल नंबर होता है। जैसे अगर आप ऑक्सीजन की बात करें उसमें 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है, तो इसमें जो मैस नंबर होगा वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करके 16 बनेगा। अब हम थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि किस तरीके से ये जो न्यूक्लियस की हमने बात की और हमने ये बात की उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और हमने मुख्तलिफ मॉडल्स के तहत यहाँ तक हम पहुँच गए हैं कि न्यूक्लियस कोई मौजूद है और न्यूक्लियस के अंदर जो है आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस भी मौजूद हैं और इसके अलावा न्यूट्रॉन भी मौजूद है। तो हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो प्रोटॉन है वो एक सब एटॉमिक पार्टिकल है विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो इसका जो चार्ज है दैट इज 1.6 into 10 raised to the minus 19 कूलम और जो मैस है वो 1.673 10 raised to the minus 27 kg के बराबर है या फिर 1.007276 यूनिट्स के बराबर है। जो प्रोटॉन है दे आर द फर्मियंस, मतलब उनकी जो स्पिन है दिस इज द हाफ इंटीग्रल। और फर्दर रिसर्च ने साबित किया है कि जो आप बात कर रहे थे कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं और पहले ये कंसीडर किया जाता था कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों के ही पार्टिकल्स जो हैं ये फर्दर सब डिवाइड नहीं हो सकते। लेकिन जो पार्टिकल फिजिक्स है उसमें जो तहकीक हर वक्त चलती रहती है, इस लेटेस्ट रिसर्च ने ये साबित किया कि ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ क्वार्क्स एंड ग्लूऑन। तो ये जो क्वार्क्स हैं ये आपके पास फिलहाल एलिमेंट्री पार्टिकल आप इनको कह सकते हैं। तो जो प्रोटॉन है उसमें दो अप क्वार्क्स होते हैं और एक डाउन क्वार्क होता है। अप क्वार्क्स जो है दे हैव द चार्ज 2/3, डाउन हैज द 1/3। तो फाइनली जो नेट चार्ज प्रोटॉन पे बनता है ना वो 1/3 सॉरी वो +1 बन जाता है। तो एंटी प्रोटॉन जो है दिस इज द एंटी पार्टिकल ऑफ द प्रोटॉन और रेस्ट मास ऑफ एनर्जी जो है प्रोटॉन की वो 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। इसी तरीके से अब हम चलते हैं न्यूट्रॉन की तरफ। तो न्यूट्रॉन भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। इसके ऊपर नेट चार्ज जो है वो 0 है। मैं बार बार बोल रही हूँ नेट चार्ज, क्यों? क्योंकि ये मिलके बना हुआ है दो डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क से, और जब आप इन दो डाउन और अप क्वार्क का जो चार्ज है उसको ऐड करते हैं तो यू गेट 0। तो मैस जो न्यूट्रॉन का है वो 1.675 into 10 raised to minus 27 kg के बराबर है या फिर इतने एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है। तो न्यूट्रॉन जो है ये भी एक फर्मियन है। इसकी भी आपके पास जो स्पिन है वो 1/2 के ही बराबर होती है और इसका जो रेस्ट मास एनर्जी है दैट इज 939.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। अब हम एटॉमिक नंबर की बात कर चुके हैं, मास नंबर की बात कर चुके हैं कि जो एटॉमिक नंबर है दिस इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। टोटल चार्ज जो आपके पास न्यूक्लियस पे होता है उसको ZE से रिप्रेजेंट करते हैं। E इज फॉर चार्ज 1.6 into 10 raised to minus 19। Mass number is the combined number of proton and neutron inside the nucleus और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम A से। तो न्यूट्रॉन नंबर को हम कैसे निकालते हैं कि हम इस जो मैस नंबर A में से Z एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं तो वी विल गेट द न्यूट्रॉन इन दैट न्यूक्लियस। अब हम ये देखते हैं कि किसी भी जगह पर जब हम किसी एलिमेंट को लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स मैस नंबर एंड इट्स एटॉमिक नंबर तो किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये देखें रिप्रेजेंटेशन होती है उसकी ये। लेट्स से द एलिमेंट इज एक्स, आपको नहीं पता वो क्या एलिमेंट है, आप सिंपली एक्स से उसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया है। दिस कैन बी एनी केमिकल नेम ऑफ द एलिमेंट। फिर जो ये इसके Z है इसको आपने इसकी सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, A को आपने सुपरस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। ये Z जो है दिस इज टेलिंग यू व्हाट इज द एटॉमिक नंबर। On the basis of this atomic number you will decide what is the place of this chemical element in the periodic table। और ये जो आपके पास A है ये आपके पास है जी इसका मैस नंबर यानी कि क्या इसका मैस होगा इस न्यूक्लियाई का। हम्म। तो यहाँ पर अगर हम एक सिंपल हीलियम के एटम की न्यूक्लियस की बात करें तो उसका जो उसमें दो प्रोटॉन होते हैं और दो ही न्यूट्रॉन होते हैं। तो फाइनली Z विल बी 2 और ड्यू टू द न्यूट्रॉन उसका जो A है दैट विल बी 4। तो 2He4 में 2 हमने Z लिखा, 4 हमने A लिखा और अगर प्रोटॉन इसके न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 4 - 2 करेंगे हम, तो फिर हमारे पास N आ जाएगा।
बेटे बस थोड़ा-सा ही है, ये इसको ज़रा करना साथ में ज़रूरी है। तो ये आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। अब आपके पास जो न्यूक्लियाइज़ हैं, इनकी 2 टाइप्स होती हैं। या तो आपके पास इवन न्यूक्लियाई होते हैं, इवन ए यानी इवन मास नंबर वाले न्यूक्लियाई होते हैं या ऑड मास नंबर वाले न्यूक्लियाई होते हैं। इवन मास नंबर वाले न्यूक्लियाई फर्दर 2 तरह से सब डिवाइडेड हैं। आप इनको कह सकते हैं कि ये इवन इवन न्यूक्लियाई भी हो सकते हैं और ऑड ऑड न्यूक्लियाई भी हो सकते हैं। इवन इवन न्यूक्लियाई का मतलब क्या है कि जिसमें जो मास नंबर है और जो एटॉमिक नंबर है दोनों ही इवन हो। यानी Z की वैल्यू जिसको आप प्रोटॉन नंबर कह रहे हैं और n जो है जो न्यूट्रॉन नंबर है वो भी इवन हो। और इसी तरीके से आपके पास ऑड ऑड न्यूक्लियाई हैं। ये वो हैं जिसमें आपके पास Z भी ऑड होता है और N भी ऑड होता है और फाइनली आप जब इनको ऐड करते हैं तो यू गेट इवन A। ये बात इसमें ध्यान रखना है कि Z इज़ द प्रोटॉन नंबर, N इज़ द न्यूट्रॉन नंबर। जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इवन होंगे, वो इवन इवन न्यूक्लियाई है। जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ऑड होंगे, वो ऑड ऑड न्यूक्लियाई है। और ये जो इवन इवन ऑड ऑड न्यूक्लियाई है, ये आपके पास इवन नंबर देता है न्यूक्लियाई का, मास नंबर का। इसी तरीके से आपके पास ऑड मास न्यूक्लियाई भी होते हैं और ये भी फर्दर 2 तरीके से सब डिवाइडेड हैं। ये वो हैं जिसमें आपके पास जो मास नंबर है वो ऑड होगा और ये ऑड मतलब 1h3 है, 3Le7 है, बेरिलियम है 9 जिसका आ जाता है। तो इसकी भी आगे से फर्दर 2 टाइप्स हैं। वो 2 टाइप्स क्या हैं कि इवन ऑड न्यूक्लियाई हो सकता है, ऑड इवन हो सकता है। इवन ऑड का मतलब क्या है कि किसी में प्रोटॉन नंबर इवन हो सकता है और न्यूट्रॉन नंबर ऑड हो सकता है। ऑड इवन क्या है जिसमें आपके पास प्रोटॉन नंबर ऑड हो सकता है और न्यूट्रॉन नंबर जो है वो इवन हो सकता है। अब आपके पास देखें जो न्यूक्लियर मास है वो आपके पास आप उसको 2 तरीके से लिखते हैं। एक हमने पीछे ये यूज़ किया है यूनिट इसमें ये वाला केजी वाला जो कि मास केजी में आ जाती है और ये यू वाला जिसको आप एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये बेसिकली होता है 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। इसको आप 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है वो कहते हैं यूनिफाइड मास स्केल में। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि मास ऑफ द एटम दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एटॉमिक मास यूनिट इन ग्राम इज कॉल्ड मोल। मोल होता है और एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स होते हैं विच इज इक्वल टू द एवोगैड्रोस नंबर। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं कि हम ये कहते हैं कि ये जो 1 मोल के बराबर 6.02 इंटू 10 एटम्स हैं कार्बन के, उनका मास होगा 12 ग्राम। और फाइनली 1 एटम ऑफ द कार्बन विल हैव द मास 12 डिवाइडेड बाय दिस एटम्स। और फाइनली जो भी आंसर आएगा उसको 1/12 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये 1 यूनिट के बराबर बनेगा। और ये किसका है? ये आपके पास कार्बन का है। इसी तरीके से जो रेस्ट मास एनर्जी है, इनके आपके पास कुछ आइसोटोप्स हैं, न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम वगैरह, और ये इनके मास यूनिट्स हैं और ये इनके सिंबल्स हैं। और ये यूनिट कैसे निकले? 1/12 इंटू द मास ऑफ द कार्बन के हिसाब से निकले। इसी तरीके से आपके पास रेस्ट मास एनर्जी आप कैसे निकालते हैं? बाय टेकिंग द आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप। और उसमें फिर आप क्या करेंगे कि ये जो यूनिट मास है इसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सी होता है 3 इंटू 10⁸ के बराबर और जब आप उसको डिवाइड करेंगे चार्ज की वैल्यू से 1.6 इंटू 10⁻19 से, तो दिस विल बिकम द रेस्ट मास एनर्जी। ये आपके पास जो न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स हैं इनकी बेस पर हम ग्रुपिंग करते हैं न्यूक्लियाइज की। ये ज़रा ध्यान से आप लोग सुन लें क्योंकि ये इस वे में इम्पोर्टेंट है कि किसी इंटरव्यूज़ वगैरह में आप जाते हैं या अगर आप एमसीक्यूज़ टाइप भी अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें भी ये पूछ लेते हैं वो ग्रुप्स। दिस विल बी द लास्ट फॉर दिस लेक्चर और इसके बाद इंशाल्लाह ताला हमारी क्लास खत्म हो जाएगी और कल फिर हम फर्दर प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो ये हमारे पास 3-4 तरीके से ये ग्रुपिंग होती है। पहले है आइसोटोप्स। यहाँ पर जो ध्यान में रखने वाली बात है ना वो ये है कि आइसो का मतलब होता है सेम और यहाँ आप अंडरलाइन करें इस पी को, पी फॉर प्रोटॉन नंबर। तो ऐसे न्यूक्लियाई जिसमें आपके पास प्रोटॉन नंबर सेम रहता है यानी जिसका जो चार्ज नंबर है वो सेम होगा, वो आपके पास आइसोटोप्स कहलाएंगे। लेकिन इसमें जो मास नंबर है वो डिफरेंट हो सकता है, यानी इसमें नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो एक ही एटम के कई न्यूक्लियाइज हो सकते हैं यानी जिनमें चार्ज नंबर सेम रहेगा लेकिन न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन है उसके 3 आइसोटोप्स हैं। आपके पास प्रोटियम है, आपके पास ड्यूटेरियम है, आपके पास ट्रिटियम है।
तो ये देखें ए जो वैल्यू ए की है वो चेंज हो रही है 1 2 3, इसका मतलब है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफर कर रहे हैं, प्रोटॉन नंबर सेम है। इसी तरीके से हीलियम के आपके पास आइसोटोप्स हैं 2He3 या 2He4। इसी तरीके से लिथियम के आपके पास आइसोटोप्स हैं 3Li6 और 3Li7। और इसी तरीके से कार्बन के और ऑक्सीजन के भी आइसोटोप्स हैं। तो आपके पास 275 आइसोटोप्स मौजूद हैं 81 स्टेबल एलिमेंट्स की, और जो रेडियो एक्टिव है उनके तो मोर देन 800 रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स मौजूद है। सेकंड आपके पास चीज आती है आइसोबार्स। आइसोबार में भी ये देखें, आइसो मीन सेम, बी इज हेयर फॉर बैरियन नंबर। और जब आप बैरियन नंबर की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि इसमें जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं वो सेम रहेंगे। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के सेम रहने का मतलब क्या है कि मुख्तलिफ आपके पास एलिमेंट्स होंगे, मुख्तलिफ न्यूक्लियाई होंगे, लेकिन उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो ऐड किया है आपने वो सेम रहेगा, यानी ए विल हैव द सेम वैल्यू। ऐसे न्यूक्लियाइज या ऐसे आपके पास एलिमेंट्स, न्यूक्लियाइड ऑफ डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स जिसमें न्यूक्लियॉन नंबर सेम रहता है, यानी ए मैस नंबर सेम रहता है लेकिन चार्ज नंबर डिफरेंट हो सकता है, जेड विल बी डिफरेंट, उनको आप कहेंगे आइसोबार्स। और इसमें जैसे आपके पास 1He3 है या 2He3 है, तो इसमें देखिए ना ए जो है वो हीलियम का भी 3 है, वो आपके पास ट्रिटियम का भी 3 है, लेकिन जेड जो है हाइड्रोजन वाले का 1 है, हीलियम वाले का 2 है, तो ये आइसोबार्स है। इसी तरीके से सल्फर और क्लोरीन है, आर्गन है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, ये सब आइसोबार्स है। थर्ड जो चीज आती है दैट इज आइसोटोन्स। यहाँ देखें आइसो मीन्स सेम, और टोन में एन को फोकस करना है आपने, यानी ऐसे न्यूक्लियाइड जिनमें न्यूट्रॉन नंबर सेम है। अब मतलब हम देखें ना मैस नंबर की बात करें ना हम चार्ज नंबर की बात करें, हम न्यूट्रॉन नंबर की बात करें, तो वो आपके पास न्यूक्लियाइड जिनमें न्यूट्रॉन नंबर सेम होता है उनको आप आइसोटोन्स कहते हैं, लेकिन उनका जो प्रोटॉन नंबर है वो डिफरेंट हो सकता है। जैसे बोरॉन 12 है या कार्बन 13 है, तो इसमें दोनों में जो न्यूट्रॉन है वो 7 है, लेकिन जो चार्ज नंबर बोरोन का है वो कुछ और है और कार्बन का कुछ और है, एक का 5 है और एक का 6 है। लेकिन जब आप 12 में से 5 को माइनस करेंगे, 13 में से 6 को माइनस करेंगे, तो यू गेट 7 न्यूट्रॉन्स। तो ऐसे न्यूक्लियोटाइड जिसमें न्यूट्रॉन नंबर सेम रहेगा वो आइसोटोन कहलाएंगे। इसी तरीके से आपके पास आइसोडायफर्स होते हैं। आइसोडायफर्स वो न्यूक्लियाइड हैं जिसमें डिफरेंट जेड है और डिफरेंट ए है, लेकिन जो न्यूट्रॉन की एक्सेस है ना वो सेम है। मतलब जैसे भी हमने पहले बात की है, एक्सेस का मतलब क्या होगा, आप करेंगे ए माइनस जेड, सॉरी एन माइनस जेड, न्यूट्रॉन में से आप प्रोटॉन नंबर को माइनस करेंगे। तो अग ऐसे न्यूक्लियाइड जिसमें जब आप न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन को माइनस करते हैं तो यू गेट द सेम आंसर, इसको आप कहते हैं आइसोडायफर्स। इसमें आपके पास जो है बहुत सारे तो ऐसे हैं जिसमें आइसोडायफर जो है वो जीरो एक्सेस होती है, जैसे आपके पास कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब आइसोडायफर्स हैं। और अल्फा पार्टिकल्स भी आपके पास आइसोडायफर ही होता है। अब आपके पास देखें मिरर न्यूक्लियाई होते हैं। मिरर न्यूक्लियाई क्या है, ये वो आपके पास न्यूक्लियाई हैं जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है ना एक न्यूक्लियस का, वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ सेकंड न्यूक्लियस के बराबर होगा। यानी अगर आपके पास लिथियम और ब्रिलियम है, तो लिथियम में 3 प्रोटॉन है और 4 न्यूट्रॉन है, जबकि ब्रिलियम में 4 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन है। तो ये देखें एग्जैक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट है कि लिथियम के नंबर ऑफ प्रोटॉन ब्रिलियम के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर है और ब्रिलियम के नंबर ऑफ प्रोटॉन लिथियम के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर है। तो इस किस्म के जो न्यूक्लियाइज हैं दीज आर कॉल्ड एज मिरर न्यूक्लियाई। तो ये कुछ आपके पास न्यूक्लियर ग्रुप्स थे जिनको हमने डिस्कस किया।